हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट वीडियोज एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता रहता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक, ठीक है, 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन चैप्टर 1 के होंगे, कुछ चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, आप लोग टॉपिक्स एंड थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, चैप्टर आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जानना जरूरी है क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आगे चलकर पूछे जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर से होगा, सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से और तीसरा और चौथा क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से सबसे पहले कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बनाने में आप लोगों के लिए कितना मेहनत लगता है आप लोग समझ सकते हैं। तो एक लाइक कर दीजिए, टारगेट है 1000 लाइक का, ताकि मैं आपको इसी तरह केमिस्ट्री और भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज प्रोवाइड करा सकूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। सिंपल क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल जिसका परावैद्युतांक 80 है, के क्या है परावैद्युतांक, तो ये जल का परावैद्युतांक दिया गया है 80 में रख दिया जाए, तब उनके बीच बल क्या होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि दो बिंदु आवेश के बीच वैद्युत बल F है, ठीक है। अब अगर इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना होगा। तो देखिए, समझिए, सिर्फ आपको समझना सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग लिखिए यहां से, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कितना दिया गया बताइए। जल के बाहर, यानी कि जल में अभी हम नहीं देख रहे हैं, वो दिया गया है F। देखिए, ये वैद्युत बल F है। अब एक चीज और दिया गया है, माना जल में, मान लीजिए, माना अब इन्हीं दोनों आवेशों को हम जल में रख देते हैं, तो माना जल में, देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी मैं आगे का क्वेश्चन भी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, सभी को जानना जरूरी है। तो देखिए, माना जल में रखने पर लिख दीजिए बीच में, ठीक है, यहां पर है, पर बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल। अब मान लीजिए हमने दोनों आवेशों को जल में रख दिया, तब इनके बीच वैद्युत बल को हम मान लेते हैं Fm, ठीक है, Fm इसको हमने मान लिया, ठीक है। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। अब इसे हम जल में रख दें, तो मान लीजिए जल में रखने पर बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल Fm है। तब देखिए, तब आपको लिखना है, तब हो जाएगा Fm इक्वल टू, ये फार्मूला होता है Fm, क्योंकि हमें Fm ही निकालना है। जल में रखने पर बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा Fm इक्वल टू F अपान K। ये फार्मूला होता है, ठीक है, F अपान K। अब देखिए, K की वैल्यू हमें दी गई है, K के स्थान पर हम वही रख देंगे, तो Fm इक्वल टू आपका हो जाएगा F अपान, कितना दिया गया है वैल्यू हमें दी गई है 80। देखिए, K इक्वल टू 80, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा K इक्वल टू 80। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको लिखनी होती है वैल्यू, ठीक है, वो हमने नहीं लिखा तो इसको 80 लिख दीजिए, बस इतना ही आंसर आ जाएगा। देखिए, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू रख देना है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, ये वाला। तो यही पूछा गया था कि दो बिंदु आवेशों, देखिए यहाँ पर दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों की उतनी ही दूरी पर जल K इक्वल टू 80 में रख दिया जाए, तब उनके बीच बल जो होगा वो Fm इक्वल टू F अपान 80 होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है, ये आप लोग समझिए। देखिए, कहा जा रहा है एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र है जिसका विभवांतर अगर हम 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दें तो उनके बीच ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो आपको पता है कि इनके बीच जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो हम लोग को निकालना है स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, जो कुछ दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया C, यानी कि धारिता, ठीक है,
सी क्या है, धारिता है, ये दिया गया है 10 माइक्रो फैरड। इसको फैरड में बदलते हैं, तो ये फैरड में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6 फैरड। ठीक है, पता है आपको माइक्रो फैरड को जब हम फैरड में बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए हमें और चीज़ें दी गई हैं, जैसे हमें दिया गया है विभवांतर, तो दो विभवांतर हमें दिया गया है, एक 100 वोल्ट एक 200 वोल्ट। तो हम मान लेते हैं V1 इक्वल टू हमें दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, V1 को हम क्या कहेंगे, 100 वोल्ट, यानी कि परिवर्तन करने से पहले जो विभवांतर था उसे हम V1 मान लिया हमने, ये 100 वोल्ट है। और V2 इक्वल टू, यानी कि जब इनकी विभवांतर को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया गया तो V2 हम लिखेंगे 200 वोल्ट। ठीक है, ये इतना हो गया। समझिए बहुत सिंपल है। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है U, डेल U। देखिए हमें ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो हम डेल्टा आगे लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है, यानी कि इसमें होने वाले परिवर्तन को आपको निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला जो कि आप सभी को बताया गया है, डेल U इक्वल टू, यानी कि एक फार्मूला मैंने बताया था, साइड में लिख देता हूँ, U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर बताया गया था। स्थितिज ऊर्जा जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर, जहाँ C है धारिता, V है वैद्युत विभवांतर, तो वही यहाँ पर भी लगेगा डेल U यहाँ पर, क्योंकि हमें ऊर्जा में परिवर्तन निकालना, तो डेल U इक्वल टू 1/2 C। अब V के स्थान पर दो विभवांतर हमें दिए गए, तो पहले यहाँ पर आपको B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर लिखना है। समझ में आया, B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, ये बाहर आपको स्क्वायर नहीं लिखना, अब इसी का हम स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, आप लोग इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा 200 और 100 को। तो देखिए अब 200 का स्क्वायर हम करेंगे पहले, 200 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। ठीक है, क्योंकि जो B2 माइनस B1 है इसका स्क्वायर आपको अंदर ही कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, तो 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 200 गुणे 200 इक्वल टू 40, इस तरह से। ठीक है, 40,000 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, समझ में आया, इसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, डेल U इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे, देखिए 40,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, सभी को पता है 30,000 बचेगा, तो 30,000 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डेल U इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 30,000 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए 4 जीरो है तो 3 गुणे 10 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए आगे डेल U इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 है, ये 4 है। ठीक है, पहले 5 गुणे 3 कर देते हैं गुणे, या आप 15 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 6 और 4, तो माइनस 6 है, माइनस वाला अंक बड़ा है तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा लेकिन माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से अब आपका फाइनली जो आएगा डेल U इक्वल टू वो आ जाएगा 15 गुणे 10 के पावर माइनस 2, इसी को आप लिख सकते हैं जूल, और यही आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन एक आंसर और आप इसका लिख सकते हैं, देखिए एक तो ये आंसर होगा, एक आंसर आप और लिख सकते हैं डेल U इक्वल टू 15, अब 10 की पावर 2 है, माइनस 2 है, नीचे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 10 की पावर प्लस 2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 15/100, 10 का स्क्वायर है तो इसको 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली आपका डेल U आएगा 0.015 जूल। ठीक है, जब 15 को 100 से भाग देंगे तो आपका इतना जूल आ जाएगा। तो दो आंसर हम इसका लिख सकते हैं, एक ये और एक ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब हम समझेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन जो कि है वैद्युत धारा चैप्टर से। देखिए सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई हीटर का तार है जो 1000 वाट का है और 250 वोल्ट का है, अब इसका प्रतिरोध आपको निकालना है। तो जो कुछ दिया गया है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए हम वाट किसका मात्रक है, वाट है पावर का मात्रक, यानी कि सामर्थ्य का मात्रक। तो P है आपका 1000 वाट। ठीक है, ये P दिया गया है 1000 वाट। उसके बाद में देखिए 250 वोल्ट, ये V है विभवांतर। ठीक है, ये दिया गया है 250 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रतिरोध R। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो याद रखिए, बस निकल आएगा R इक्वल टू V स्क्वायर अपान P। ठीक है, यही फार्मूला होता है। V की वैल्यू रखेंगे तो 250 का स्क्वायर कर देंगे अपान P की वैल्यू है 1000।
1000। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। साइड में आप नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 250 गुणे 250 अपान 1000। ठीक है, कट कर देंगे 0, इसको आपका आ जाएगा 25 का 25 से गुणा 625 बटा 10। अब 625 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 10 हट जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो R इक्वल टू जो नया प्रतिरोध आएगा आपका वो आएगा 62.5 ओम। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान टी, जहाँ V है विभवांतर, P है पावर। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य। तो ये आपका लग चुका है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये आपकी वैल्यू भी यहाँ पर आ चुकी है, ये प्रतिरोध। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है। देखिए इसी चैप्टर से है, सिंपल है, इसमें ज़्यादातर मैंने न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ आपको समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया गया है, 10 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में बांटा गया। तो लिख देंगे 10 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में, ठीक है, में बांटने पर प्रत्येक प्रतिरोध का मान, प्रत्येक प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा बताइए। तो 10 ओम का एक प्रतिरोध है, उसको हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया है, तो काट देंगे 2, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान हो जाएगा 2 ओम। अब इन्हीं 2 ओम के 5 प्रतिरोधों को हमें समांतर क्रम में जोड़ देना है। तो लिखेंगे हम, माना समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, माना समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R है। ठीक है, R हो तो R इक्वल टू एक फार्मूला होगा। देखिए समांतर क्रम में अगर आपके प्रतिरोध जुड़े हैं तो R इक्वल टू एक फार्मूला होता है 1/R1। जितने प्रतिरोध हैं उनको जोड़ दीजिए, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5। अब 5, 6, 7, 8 आपके पास हैं तो सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 5 हैं, 5 प्रतिरोध अभी 2-2 ओम के। ठीक है, तो हम R1 R2 के जगह पर 2-2 लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर आप लोग R के स्थान पर 1/R लिखिए, इस तरह से होता है फार्मूला। ठीक है, तो 1/R। ठीक है, जिस तरह आपका ये प्रतिरोध जुड़ेगा उसी तरह यहाँ पर लिखा जाएगा, प्लस 1/2। अब 2-2 सभी का है, पांचों का मान वैल्यू बराबर है, तो इस प्रकार से। ठीक है, अब आप लोग लिखिए यहाँ पर 1/R इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा नीचे और ऊपर सब जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2। अब देखिए यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, साइड में मैं कर देता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5R इक्वल टू 2। देखिए 5 का R से गुणा होगा, 2 का 1 से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 2/5। कितना लिख सकते हैं, 2/5। इनको भाग देंगे तो फाइनली जो हमारा R आएगा प्रतिरोध, वो कितना आ जाएगा, 2 को 5 से भाग दीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.40 ओम। तो यही हो जाएगा आपका प्रतिरोध, वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो समांतर क्रम में, अगर आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस प्रकार के फार्मूले से लगाया जाएगा। मान लीजिएगा आपके पास 3 प्रतिरोध हैं तो 1/R3 तक लिखिए। ठीक है, और ज़्यादा है तो और ज़्यादा लिखिए, बट इस प्रकार से आपको लगाना होगा। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो आपको R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से लिखना होता, लेकिन ये समांतर क्रम में है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4th चैप्टर से होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। देखिए लॉरेंज बल क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉरेंज बल सिंपल है, इसे समझिए। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। मान लीजिए कोई धन आवेशित कण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है। तो कण पर एक बल आरोपित होता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे हम सभी जब नाचते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हम लोग जमीन से बंधे रहते हैं, वैसे जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो कि लॉरेंज बल कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखिए, सिंपल है, ठीक है। तो देखिए एक कण मान लीजिए, माना इसका फार्मूला हम समझते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। तो माना एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है यह चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत वी वेग से चल रहा है, तब लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होगा, लॉरेंज बल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, देखिए क्यों, आवेश आपका क्यों है, किस वेग से चल रहा है, ये चल रहा है वी वेग से, देखिए वी वेग से, तो क्यों वी, ठीक है, क्यों वी, और कहाँ चल रहा है, बी क्षेत्र में, तो वी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। लॉरेंज बल एफ इक्वल टू क्यू वी, ठीक है, जहां क्यू है आवेश, वी है जो कण है उसका वेग, और बी है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, समझ में आया, याद कर लीजिए। क्यों है आवेश, वी है उसका गति यानी कि वेग, ठीक है, किसका वेग, कण का वेग, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर कंडीशंस लागू होती हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, यदि कण बी के दिशा के लंबवत ना होकर थीटा कोण बना रही हो, तब लॉरेंज बल क्या होगा बताइए। तब लॉरेंज बल जो होगा, लॉरेंज बल F इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। यदि मान लीजिए कि जो आपका कण है वो दिशा के लंबवत ना होकर थीटा कोण बनाए, तब फार्मूला होगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यही है लॉरेंज बल, सिंपल है, ठीक है। तो यही था आपका 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक थे, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आगे भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।